इक्विलिब्रियम के एक नए सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा बार आप देखोगे कंपटीशन में क्वेश्चन जिस सेक्शन से आते हैं वो पीएच। और पीएच के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया कि कितने टाइप की पीएच हो सकती है, ठीक है। उसमें सारे टाइप मैंने बता दिए। अब वन बाय वन उनकी बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है आयनिक साम में। तो उसके अंदर अपन बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी पीएच पढ़ने वाले थे बताइए? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को जब पानी मिलाते हैं, हेडिंग लिखिए फर्स्ट, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की पीएच, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की पीएच। इसमें बच्चों मैं आपको इतनी सटीक बात बताऊंगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो 100% टूटते हैं। इतना तो अपन जानते ही हैं, तभी स्ट्रॉन्ग है। अल्फा उनका 100% होता है, अल्फा उनका 100% होता है, ठीक है। तो पता करना क्या है कि जो भी आपको एसिड की कोई भी, जैसे H2SO4 है, टूटेगा, कंप्लीट टूटेगा ऐसे। हमारे को पीएच के लिए एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए कि H+ की? H+ की। एसिड की वो अगला आपको देगा और अपने को एसिड की पीएच चाहिए। तो इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C है, ये 0,0 है और रिएक्शन में सिंगल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब पूरा टूटेगा। रिएक्शन खत्म होने के बाद ये तो T बराबर 0 पर है और ये T बराबर 100% पे है। तो ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये 2C बन जाएगा, है ना, 2C। अगर ये मोलरिटी में दिया हुआ है तो ये 2C हो जाएगा, है ना। तो H+ आ गया, H+ की कंसंट्रेशन आ गई, सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू आ गई तो आप सीधा H+ का न्यूमेरिकल वैल्यू से पीएच निकाल लो। बच्चों ये 2C के भी लफड़े में ना पढ़ना चाहो आप तो एक काम करो, जो भी आपको एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है उसको आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? और जो एसिड की या बेस की जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मलता की जो नॉर्मेलिटी होगी वही आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी। एसिड के लिए H+ और बेस के लिए OH- की कंसंट्रेशन हो जाएगी, बस खत्म बात, निकल गई यही पीएच। एसिड की जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो नॉर्मेलिटी होगी वही H+ और OH- की कंसंट्रेशन को बताएगी और H+ और OH- की जो कंसंट्रेशन होगी वही आपकी पीएच होगी। वहीं से पीएच वैल्यू से निकल जाएगा डायरेक्ट, सीधी बात। क्वेश्चन लिखिए, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आप बात कर रहे हो तो आपको नॉर्मेलिटी में लेनी कंसंट्रेशन, क्योंकि नॉर्मेलिटी में लोगे तो वैलेंसी फैक्टर अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 आना है वो अपने आप ही आ जाएगा, तो दिमाग लगाना ही नहीं आपको। क्या लेनी? नॉर्मेलिटी में कंसंट्रेशन लेनी। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, निम्न जलीय विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए। निम्न जलीय विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.001 m H2SO4, 0.001 m H2SO4, 0.001 m H2SO4, इसका पीएच निकालना आपको। अब बच्चों आप क्या करो, ये कंसंट्रेशन किसकी? एसिड की, इसकी नॉर्मेलिटी ले लो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्ट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू, अब बताओ नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मोलरिटी कितनी? 1 × 10⁻³ आप ऊपर देख पा रहे हो, और वैलेंसी फैक्टर कितना
2, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी 2 इंटू, ये जो आपने H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकाली है, H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकाली है, ये नॉर्मेलिटी ही H प्लस आयन के बराबर होगी। तो H प्लस बराबर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁹। बोलो H प्लस आ गया तो पीएच में क्या करोगे 3 तो आगे आ जाएगा, और जो गुणा होता है उसको नेगेटिव लॉग में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 माइनस लॉग 2 तो कितना आ गया 2.7। लॉग लेना पीएच पी की पावर में चढ़ाना आता ही है, जो माइनस में पावर होती है सीधी आगे आ जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होता है उसको लॉग लेके घटा देते हैं, मल्टीप्लाई वाले को लॉग में जोड़ते हैं लेकिन नेगेटिव लॉग में, पता ही है आपको, है ना। तो सीधी पीएच आ गई, क्या आ गई सीधी पीएच। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जो आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ होगा आप क्या करोगे, उस एक्वस सॉल्यूशन की स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप क्या करोगे, जो एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया हुआ होगा उसके लिए आप नॉर्मेलिटी ले लोगे, और उसकी जो नॉर्मेलिटी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो नॉर्मेलिटी है, वो नॉर्मेलिटी ही आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी, H प्लस आयन और OH माइनस आयन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। जो यात्री थोड़ा सा बस में लेट चढ़े वो अगले क्वेश्चन को देख ले ढंग से। देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, हम पीएच को पढ़ रहे और पीएच पढ़ रहे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। सीधा क्वेश्चन से बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, सारा क्वेश्चन फिक्स है, जो भी सॉल्यूशन दे रहा हूं उसकी पीएच कैलकुलेट करनी। तो क्वेश्चन है पीएच ऑफ इस सांद्रता वाले बेरियम हाइड्रोक्साइड की पीएच बतानी। अब मुझे बताओ बच्चों ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग वाले की पीएच निकालनी है तो आप ये जो भी मोलरिटी दी हुई है इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी निकालो। आप क्या करो, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो नॉर्मेलिटी होगी ना वो ही आपकी OH माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी, वही आपकी OH माइनस की नॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन OH माइनस जो नॉर्मेलिटी के बराबर होगी, मोलरिटी कितनी 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, क्योंकि नॉर्मेलिटी इजिकल टू क्या होता है, मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर बेस का वैलेंसी फैक्टर OH माइनस होता, तो कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁴। बच्चों OH माइनस आ गया, ये नॉर्मेलिटी है वही OH माइनस है, तो OH माइनस बराबर ये आया, तो बोलो POH बराबर 4 माइनस log 8, और log 8 कितना होता है पॉइंट, घटा दो, क्या आया है, पूछा क्या है पीएच, तो पीएच 10.9, 14 में से घटा दो, तो बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच खत्म। क्या कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है चाहे या तो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा स्ट्रॉन्ग बेस देगा, और अगर पीएच निकलवानी तो कंसंट्रेशन तो अगला देगा ही, वो हमेशा मोलरिटी देगा, हमें हमेशा कौन सी लेनी, और नॉर्मेलिटी दी है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमें एसिड या बेस की नॉर्मेलिटी निकालनी है, और उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी ना, उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वही आपकी क्या हो जाएगी H प्लस एसिड के केस में, और बेस के केस में OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और एसिड एंड बेस से H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच आ ही गई यूं मानो आप, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आती तो सीधा लॉग एंटी लॉग लेना जानते अपन। बोलो क्लियर है क्या, चलो बच्चों, तो ये थी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच। अगला पीएच बोली, पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस पढ़ चुके, H प्लस बराबर C अल्फा,
H प्लस बराबर अंडर के इंटू सी, स्टार्टिंग में पहले सेक्शन में ये बताया था। अगला बोलो, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे लिख लो, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच है ना, ये उस हेडिंग में करेक्शन करना था। अपन जो अगली पीएच लेने जा रहे हैं, अगली जो हम पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो पीएच बताते, मिक्सचर वाला ले लिया, चलो इसको पहले सल्टा देते। मिक्सचर में क्या करना बच्चों, देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें एक ही एसिड था और एक ही बेस था, तो बहुत सिंपल है, नॉर्मलिटी ले लो। अगर 2-3 एसिड या 2-3 बेस दे दे तो मिक्सचर हो गया ना, या तो एसिड एसिड का ही मिक्सचर है या बेस बेस का ही मिक्सचर है, इसको तो बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। या कुछ एसिड मिक्स कर दिए और कुछ बेस मिक्स कर दिए, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर की पीएच निकालनी है तो बच्चों पहले अपने को मिक्सचर का टाइप देखना पड़ेगा, या तो वो होमोजीनियस होगा, सममांगी, और या फिर वो हेट्रोजीनियस होगा, बोले तो विषमांगी। एक होमोजीनियस होगा और एक हेट्रोजीनियस होगा, सममांगी और विषमांगी। होमोजीनियस क्या, या तो एसिड एसिड या बेस बेस, एक ही टाइप का मटेरियल होगा, और हेट्रोजीनियस में आधे कुछ एसिड्स होंगे कुछ बेस होंगे। तो पहला लिखिएगा पीएच ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, पीएच ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सममांगी मिश्रण की पीएच, सममांगी मिश्रण की पीएच। बच्चों इसमें क्या करना है, आपको कई सारे एसिड दे दिए, देखो मेरी बात सुनना, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा निम्न की पीएच निकालिए, निम्न की पीएच निकालिए। पीएच क्या है, 0.1 m 100 ml HCl प्लस 0.2 m 200 ml HNO3 प्लस 0.2 m 500 ml H2SO4 प्लस 0.4 m 200 ml HI। कई सारे मिला दिए, 1 2 3 4 5 7 कितने भी, ठीक है सब। तो बच्चों सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ऐसे केस में क्या करना है, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, एसिड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, ठीक है। आप क्या करोगे बच्चों, इस पूरे मिक्सचर की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालोगे। क्या निकालोगे, और किसी भी मिक्सचर की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, रिजल्टेंट परिणामी, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। एक बात बताओ, 5-7 सॉल्यूट ले लिए, सॉल्यूट, और उनको मिला के सॉल्यूशन बना दिया, तो 1 2 3 4 5 जगह से, तो टोटल सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी, इससे आने वाला प्लस इससे आने वाला प्लस इससे आने वाला। तो मुझे अगर टोटल मोल भी पूछे तो इससे ए से बी से सी से डी से सबसे आने वाले मोल जोड़ दो। ऐसे ही नॉर्मेलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल आयतन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, अरे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट विलय के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो यही थी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, है ना। तो
तो एक बात बताओ, यहां एक सॉल्यूट है कई सारे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा अपने अपने और जोड़ दूंगा, तो टोटल क्या आ गए सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट, और सबसे अलग अलग वॉल्यूम आ रहा है, ये 100 ml मिला है, 200 300 500 सबको जोड़ दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ या ना। तो देखो क्या करूंगा इस कंडीशन में। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3, x बटा ई n इंटू वी एंड मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहां कौन सा लगाऊंगा, जब कंसंट्रेशन दी हुई है तो मोल, क्यों n इंटू वी तो कर सकता हूं ना, क्योंकि मोलरिटी को नॉर्मेटिव बदल दूंगा। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट मान लिया मैंने n1v1, इसके मान लिया n2v2, अरे n इंटू वी ग्राम इक्विवेलेंट होते ना, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो मैं क्या करूंगा, n1v1 एक से आए, अरे n इंटू वी ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन से आए, प्लस n2v2 सेकंड से आए, प्लस n3v3, ऐसे कितने ही ले लो, ये तो हो गए टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। और टोटल वॉल्यूम, सबसे वॉल्यूम आ रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, तो आप क्या कर लोगे इस कंडीशन में, सबका रिजल्टेंट नॉर्मली। और बच्चों किसी भी एसिड या बेस के सॉल्यूशन की जो रिजल्टेंट की नॉर्मलिटी है, अगर वो एसिड्स का मिक्सचर है तो ये रिजल्टेंट नॉर्मलिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, H+ को। अगर बेसिस का मिक्सचर है क्षारों का तो ये OH को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली H+ और OH को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्वेश्चन से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी का ये परमानेंट फॉर्मूला हो गया बच्चों, किसके लिए, होमोजीनियस के लिए, चाहे एसिड्स मिलाए चाहे बेस मिलाए, n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3, जितने भी एसिड्स है सारे एसिड से आने वाले ग्राम इक्विवेलेंट ले लिए H+ के और सबके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आ गई। और रिजल्टेंट नॉर्मलिटी एसिड के लिए तो बताएगी H+ को और बेस के लिए बताएगी OH- को। ये किसका सॉल्यूशन है, तो ये रिजल्टेंट H+, यहां जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आएगी वो किसको बताएगी इस क्वेश्चन में, H+ को। क्या क्या है बताओ, बोलो। अगर मोलरिटी है तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी ले लेना। बोलो इसकी नॉर्मलिटी 0.1 इंटू एक 0.1 ही होगी, 0.1 इंटू वॉल्यूम। बच्चों ये ml में ले रहा हूं वॉल्यूम, तो नीचे भी वैसे m इंटू वी लीटर में लेना होता है, लेकिन ml से ml कट है, तो यहां ले लिया मैंने कितना 100 प्लस 0.2 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि दिया हुआ क्या मोलरिटी और मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, तो कन्वर्ट करना ना भूले। क्या हुआ 0.2 इंटू 1 इंटू 200, ये 1 क्या है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा क्या है, तीसरा कौन है 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम, बोलो, प्लस 0.2 की 4, 0.4 इंटू 1 इंटू कितना है 200। ये रिजल्टेंट नॉर्मलिटी अपॉन बोलो वॉल्यूम, सबको जोड़ लिया 1000 आ गया। तो बताओ क्या आया, कितना आ गया 330 बटे 1000 कितना आया पॉइंट, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है साहब, अब देखो ये क्या आया H+, बोलो H+ आ गया तो pH 1 माइनस log 3.3, log 3.3 कितना होगा 0.5, log 3 48 होता है, वैल्यू एज्यूम करना पहले ही सिखा चुका हूं, 0.5 तो कितना आ गया 0.5 pH। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH 0 के आसपास आनी है, जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होता है pH 7 से उतनी ज्यादा गिरती है।
जीरो की ओर बढ़ती है। और किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कभी भी जीरो, प्रैक्टिकली कभी जीरो नहीं होती। थ्योरेटिकली हो सकती है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कभी जीरो नहीं होती। बोलो कर सकते हो? अगर कई सारे एसिड्स मिलाए, सुनिए बस, कई सारे एसिड्स मिलाए, कई सारे एसिड्स, तो जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये रहेगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना? ये नहीं सबके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस टोटल वॉल्यूम, कोई फॉर्मूला नहीं बना, कोई ऐसी बात नहीं। अब अगर बेस बेस है तो भी ऐसे निकालोगे, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगी वो OH माइनस, तो उससे क्या आएगा POH, और फिर 11 में 14 में से घटा के पीएच निकालो। अगला क्वेश्चन कर सकते हो? बोलो करें? क्वेश्चन सेम है बच्चों। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मैंने दे रखा है 0.2 m 200 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 0.4 m 400 ml NaOH, बात है नहीं भाई, प्लस 0.3 m 400 ml KOH। एक साथ में वीक भी डाल दिया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के बीच में एक वीक भी डाल दिया, लेकिन है बेस। 2021 में यहां से एक, सही बोल रहा हूं, पीएच पर वीक ले लिया, कंसंट्रेशन ले रखी ना। वीक वाले केस में कुछ नहीं करना, सेम करना है, N1V1 को अल्फा से और मल्टीप्लाई कर देना, यानी 10% ही टूट रहा है। जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए N इंटू वी की है, उसको अल्फा से और मल्टीप्लाई कर दो, बस ये भी स्ट्रांग ही बन जाएगा। इसका लो ना N1V1, N1V1 के साथ अल्फा से और मल्टीप्लाई कर दो। अब आ जाओ बच्चों, बोलो क्या करना है? परमानेंट नॉर्मलिटी निकालनी। N1V1 N2V2 N3V3 प्लस N4V4, 4 है बस बेटा। तुम्हें अजीब सा लग रहा है, बट पता है हमारे वहाँ गांव के अंदर खाना खाने के बाद में थाली धो के जरूर पीते हैं, कहते हैं अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं खोड़िया। सब जगह अलग अलग होता है, सारे लोग हाथ में साथ में बैठ के खाना खाते, तो लास्ट में जो थाली तुम्हें अजीब सा लग रहा है, बट हम तो बचपन से ऐसा करता है। खैर अच्छा बताओ, तुम तो N1V1 बताओ, इसका बोलो 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू प्लस 0.4 इंटू 1 इंटू 400 प्लस, देखो बच्चों यहां ध्यान से देखना, अभी इसको ले रहा हूं वीक वाले को, 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू कितना 500 इंटू ये जो अल्फा है ना, इसके लिए करना क्या, वीक वाले के लिए जो अपन N1V1 या जो भी लेते हैं ना, N इंटू वी, इसको अल्फा से और मल्टीप्लाई कर देना होता है। वीक वाले को अल्फा से और मल्टीप्लाई कर दो N इंटू वी से, तो उससे आने वाला H+ भी आ जाता है। तो बोलो अल्फा कितना है 10%, यानी 0.1। और बताओ कौन सा बच गया, चौथा बच गया, इंटू 0.3 इंटू 400 बट्टे 1500। चलो बताओ कितना आया, ऊपर कितना आया 300,
361, 70, धारा 370 बटे 1500। ओके, अब क्या करें? बहुत सिंपल तरीका बताता हूं क्या करना है, इसमें भी घबराना मत। ये फाइनली आएगा क्या, H प्लस की OH माइनस? OH माइनस। देखो इसको ऐसा लिख दूं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 3/7 अपॉन 1.5 इंटू 10 की घात -1। कोई आपत्ति नहीं ना? तो देखो सोच रहे होंगे सर अब भाग दे के दिखाओ। अरे भाग देंगे क्या, हम लॉग में कभी भाग नहीं देना होता, लॉग में कभी फाइनल आंसर निकालना नहीं तो आगे निकालेंगे। देखो 1 प्लस लॉग 1.5 माइनस लॉग 3.7, क्योंकि बट्टे वाला प्लस हो जाता है और मल्टीप्लाई वाला माइनस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव लॉग है p की पावर में। तो 1.5 का मतलब कितना हो गया, 0 और 30 के बीच का आधा 0.15, ये तो है 0.15, और ये log 3 होता है 48 और log 4 होता है 60। तो 48 और 60 कितना, 12, 12 का आधा मतलब हो गया पूर्ण, हो गया ना, पूरी 4, तो 12 का आधा 6, 12 का आधा 6, 9 मतलब 48 होता ना, 48 और 0.9 0.57 0.57 ही आएगा, 56 57 चल जाएगा। 57 में से माइनस के 57 में से पॉइंट का प्लस का 15 गया, मतलब 1.15 हो गया। 1.15 में से 0.57 गया तो कितना आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया, 0.82। ये क्या आया, पीओएच। ये बोल रही कितना आ रहा है, 0.58। क्या यार, इतना तो मेरी कुई कर देती। 0.58, ठीक है। अब बताओ पीएच कितना हो गया, 13 बोलो यस कि नो। तो इस तरीके से अगर एक आध वीक मिला दे तो सेम पैटर्न यूज करना, उसमें अल्फा यूज कर लेना उसका। सर अल्फा ना दे तो ऐसा कभी नहीं होगा, वीक साथ में देगा तो उसका अल्फा देगा ही देगा, वरना घोड़ों की रेस में गधों को डालेगा ही नहीं। मतलब स्ट्रांग के बीच में एक आधा वीक मिलाएगा ना तो उसका अल्फा पक्का दे। ओके, तो बोलो स्ट्रांग। ये तो होगी होमोजीनियस, सारे बेस ले रहा हूं या एसिड ले रहा हूं। अब लिखो पीएच ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी हेट्रोजीनियस। अब इसमें पता क्या करना बच्चों, कुछ एक एसिड मिलाएगा, कुछ एक बेस मिलाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको बोला 0.2 m 200 ml H2SO4 प्लस 0.1 m 100 ml HCl प्लस 0.3 m 700 ml KOH प्लस 0.1 m 1.1 m 200 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कुछ एसिड्स है कुछ बेस है, तो पता बच्चों क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना।
इसमें कंसेप्ट लगेगा कौन जीता कौन हारा। हम क्या करेंगे, जितने भी एसिड्स है ना उनसे उनका N1V1 प्लस N2V2 करके उनके ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ देंगे अलग से। ऐसे ही बेस से उनके जो भी N3V3 प्लस एक आधा जो भी है 3 4 N4V4 करके जोड़ देंगे। इनके ग्राम इक्विवेलेंट अलग जोड़ेंगे, इनके ग्राम इक्विवेलेंट अलग जोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो जीतेगा, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, अगर एसिड जीता तो जो फाइनल नॉर्मलिटी निकलेगी वो H+ को बताएगी, और बेस जीता तो जो फाइनल नॉर्मलिटी निकलेगी वो H- को बताएगी। अच्छा, फाइनल नॉर्मलिटी निकालेंगे कैसे, देखो क्या करेंगे, एसिड से जो आए N1V1 प्लस N2V2 और बेस से कितना है N3V3 प्लस N4V4, ऐसा एरो लगा दिया मैंने। इसका मतलब है जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाना है, अपॉन टोटल, V टोटल लिख देता हूं। टोटल मतलब V1 प्लस वॉल्यूम में टोटल आएगा V1 V2 V3 V4, वॉल्यूम में नहीं घटाना V1 प्लस V2 माइनस V3 V4। वॉल्यूम तो चाहे एसिड का हो चाहे किसी का, बर्तन में टोटल वॉल्यूम तो V टोटल लेना। ठीक है, क्या करेंगे, एसिड वाले ग्राम इक्विवेलेंट अलग से कर लेंगे। अब इसमें कौन जीता कौन हारा का मतलब क्या है कि अगर एसिड जीता, दो केस होगी, इफ एसिड जीता तो ये फाइनल नॉर्मलिटी H+ होगी, और अगर बेस जीता तो ये फाइनल नॉर्मलिटी OH- होगी। जो जीता वही सिकंदर। कौन जीता, वो इनके ग्राम इक्विवेलेंट जो आपने निकाले अलग अलग, देख लो किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। अगर बराबर बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7। तो एसिड से ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ो N1V1 करके, बेस के जोड़ो अलग अलग, और फिर देखो कौन जीता। जो जीता तो ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, और कौन जीता उस हिसाब से पता चलेगा फाइनल नॉर्मलिटी किसको बताएगी। एसिड जीता H+ को बताएगी, बेस जीता OH- को बताएगी। बात खत्म। बताओ इसमें कितना आ रहा है वैसे इस क्वेश्चन में। तो जब भी हिट्रोजीनियस लो तो इस तरीके से नॉर्मलिटी निकालोगी, और फाइनल वो H+ को बताएगा या OH- को, डिपेंड करेगा कौन जीता। बताओ कितना आ रहा है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, 0.4 इंटू 80, 80 इसके 10, 90 कर सकते हो ना, इतना दो 90, और इसके आगे कितना आ गया, 210 और 40, 250। 90 ज्यादा कि 250, तो कौन जीता, बेस जीता। तो एसिड से, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा एसिड से कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं, 90, और बेस से कितने आ रहे हैं, 250। कौन जीता, बेस जीता। अगर जीता है बेस तो यहां जो फाइनल नॉर्मलिटी आएगी वो होगी OH- के बराबर, चाहे कोई सा ही हो। यस, बोलो कितना, 250 माइनस 90 बटे टोटल वॉल्यूम 1200, कितना आया, 160 बटे 1200, कितना आ रहा है, अरे ये कर दो सीधा, क्या है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, फाइनली क्या आएगा, POH 0.88, pH बराबर 14 माइनस 0.88, कितना है बताओ, 13.12। क्लियर है क्या। लॉग एंटी लॉग की कैलकुलेशन सीखी बेटा, एक वीडियो डाल रखा था, कौन से टॉपिक में था,
लॉग एंटी लॉग का लिक्विड सॉल्यूशन में डाल रखा है या आयनिक में डाल रखा है? चैनल पे डाल रखा है, उसको ढंग से देख लीजिएगा। चलिए, तो बात समझ में आ गई। एसिड एसिड मिलाओ, बेस बेस मिलाओ, तो क्या करना है? एसिड से अलग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, बेस से अलग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, जो जीता वही फाइनली जीता। तो एसिड की H+ आएगी, बेस जीता तो OH- आएगी। ये हुई बात मिक्सचर की। नेक्स्ट बच्चों, अगर डाइल्यूशन का केस हो, डाइल्यूशन का केस हो, डाइल्यूशन मतलब कोई अपने पास एसिड है या कोई बेस है। एक तो मिक्सचर ऐसे होता है कि एक एसिड में दूसरा एसिड मिला दिया या एक एसिड में दूसरा बेस मिला दिया, जैसा कि ये क्वेश्चन करे थे कि कई सारे एसिड में बेस मिला दिए, एसिड एसिड मिला दिए, बेस बेस मिला दिए, या कुछ एसिड कुछ बेस मिला दिए। तो उसमें तो क्या करते, सॉल्यूट भी आ रहा था, सॉल्वेंट भी आ रहा था। लेकिन बच्चों, अगर कोई एसिड है और आपको बोले कि उसको केवल डाइल्यूट किया है, केवल पानी मिला है, तो वो डाइल्यूशन का केस होगा। अगर केवल सॉल्वेंट मिलाया है तो वो डाइल्यूशन का केस होगा। और डाइल्यूशन के केस के अंदर मैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन बता चुका हूं, N1V1 बराबर N2V2 कर लो। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद में N1V1 बराबर N2V2 कर लो। फाइनल नॉर्मलिटी निकालो, और फाइनल नॉर्मलिटी अगेन एसिड के लिए H+ और बेस के लिए OH- को रिप्रेजेंट करेगी। तो नेक्स्ट, मिक्सचर में ही पानी मिला रहे हो, है तो मिक्सिंग भी। लिखना फॉर डाइल्यूशन केस, तनुकरण के लिए, फॉर डाइल्यूशन तनुकरण के लिए, जब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे बच्चों, तो डाइल्यूशन में क्या होगा देखिएगा। डाइल्यूशन में आपको क्या करना है, N1V1 बराबर N2V2। ये N1V1 क्या है, बिफोर डाइल्यूशन, पानी वानी मिलाने से पहले, और ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। ये बराबर कैसे रहा, क्योंकि N/V किसके ग्राम इक्विवेलेंट है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, या टोटल। और बाहर से पानी मिलाओगे तो क्या सॉल्यूट चेंज होगा, क्या सॉल्यूट की मात्रा चेंज होगी? इसलिए सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होंगे। मिक्सिंग से पहले भी उतने ही होंगे, मिक्सिंग के बाद में भी उतने ही होंगे। इसलिए जब भी पानी मिलाते हैं तो सॉल्यूट की एंटिटी चेंज नहीं होती, सॉल्यूट के बारे में एंटिटी चेंज, इसलिए N1V1 बराबर N2V2 कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहां से रिजल्टेंट आफ्टर डाइल्यूशन में N2 निकाल लोगे, N2 निकाल लोगे, और N2 जो होगा वो फाइनली एसिड के लिए H+ हो जाएगा और बेस के लिए OH- हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। an aqueous solution यूं लिखो, 1 लीटर aqueous solution of HCl, pH गिवन है 3। ठीक है, ये आपको गिवन है, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl है, pH 3 है। कितना पानी मिलाएं, कितना वाटर ऐड करें ताकि pH 5 हो जाए? एक काम करो, 2 से 4 कर दो। पहले 2 थी, बाद में 4। सर सॉल्व कर लिया था हमने। यानी क्या, आपके पास HCl का एक सॉल्यूशन है और कितना, 1 लीटर, उसमें आपने कुछ पानी टिका दिया। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कितना पानी की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ऑप्शन में दे दे इतने लीटर मिलाना पड़ेगा या इतने लीटर हटाना पड़ेगा। तो देख लो फाइनली V2 कम आएगा या ज़्यादा। अगर फाइनली V2 ज़्यादा है, पहले 1 लीटर है बाद में 30 लीटर है, तो कैसे आ सकता, 29 लीटर मिला है,
V1 1 लीटर है, बाद में 500 ml आ रहा है, इसका मतलब 500 ml उड़ाया, ऐसी सी बात है। V1 V2 की वैल्यू देख के पता चल जाएगा। या कंसंट्रेशन देख लो घटी है या बढ़ी है। अगर कंसंट्रेशन घटी है तो पानी मिला है, कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगी तो पानी और मिला है, और कंसंट्रेट होगी, कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब पानी कम किया है। तो बताओ हमारे पास क्या है बिफोर मिक्सिंग, देखना बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने से पहले पीएच कितनी 2। तो बताओ H प्लस आयन कितना 10⁻²। ठीक है, और H प्लस आयन होता है वही हमारी क्या होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी N1 10⁻²। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। जो पीएच दी हुई है, अपन H प्लस से पीएच बढ़ाते हैं तो पीएच से H प्लस भी बढ़ाना जानते हैं, V1 आ गया। अब मुझे बात करनी है आफ्टर डाइल्यूशन, पीएच कितनी होगी 4, तो H प्लस आयन कितना हो गया 10⁻⁴, और H प्लस आयन ही किसको बताएगा N को, पहले वाले को N1 मान लिया, बाद वाले को N2 मान लिया, और इसका वॉल्यूम मुझे पता करना है, वॉल्यूम मुझे पता करना है। और डाइल्यूशन के केस में लगाना क्या है N1 V1 बराबर N2 V2। तो बोलो N1 10⁻², वॉल्यूम 1, N2 -4, V2 निकालना है। तो बोलो यहां से V2 कितना आ गया 100 लीटर। बोलो आराम से 100 लीटर टिक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, जो उसमें मत आ जाना। 1 लीटर था, फाइनली कितना करना है 100, तो मिलाना कितना है, ये मिलाने के बाद वाला वॉल्यूम है। आफ्टर मिक्सिंग 100 हो गया, था कितना 1, तो 1 से 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये इतना हो गया। मिक्सिंग कितनी करनी पड़ेगी, मिक्सिंग की बात करूं, मिक्सिंग की तो 99 लीटर मिलाना पड़ेगा। अब इसका उल्टा क्वेश्चन दे दे कि कोई एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच इतनी है, इसमें इतना पानी और मिला दिया तो पीएच क्या हो जाएगी। या तो बोले पानी कितना हटाना मिलाना पड़ेगा, या बोलते पानी इतना मिला दिया तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर। तो जब भी बच्चों डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, मिलाने से पहले की सिचुएशन देख लो, मिलाने के बाद की सिचुएशन देख लो, N1 V1 बराबर N2 V2 लगा, बात खत्म। N1 V1 बराबर N2 V2 लगा दो। ओके, क्लियर है क्या? बोलो यस कि नो, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है पीएच 12, वॉल्यूम 200 ml, 200 ml है कौन KOH सॉल्यूशन। ठीक है, संकेतों में लिख रहा हूं कि एक KOH एक्वा सॉल्यूशन है, उसकी पीएच 12 है, वॉल्यूम 200 ml। ठीक है, अब इस वॉल्यूम में मैंने 800 ml वाटर ऐड कर दिया, तो पीएच कितनी हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग। पीएच कितनी हो जाएगी?
पीएच कितनी हो जाएगी? बोलो। पीएच कितनी हो जाएगी? बोलो। कैसे करोगे? आफ्टर डाइल्यूशन और बिफोर डाइल्यूशन को बराबर कर देंगे, N1 V1 बराबर N2 V2। बताओ पहले N1 कितना है? 10 टू द पावर माइनस 12 नहीं है, 2 है, क्योंकि बेस के लिए OH माइनस की कंसंट्रेशन निकलेगी और OH माइनस के लिए पीएच चाहिए कि पीओएच? हाँ, तो पहले ये बेस है तो इसके लिए पीओएच 2 है, तो OH माइनस, क्योंकि बेस में H प्लस कैसे हो सकता है, वो तो कन्वर्ट करके ले रखे मजे आपकी। OH माइनस बराबर 10 टू द पावर माइनस 2, और जो OH माइनस है वही N1 है, और वॉल्यूम V1 200 ml। आफ्टर मिक्सिंग पीएच पता करना है, यानी N2 पता करना है। N2 जो है वो OH माइनस आएगा, पता करना है। वॉल्यूम कितना हो गया? पहले कितना 200 ml में लिया, तो बाद में भी ml में ले लो, 1000 ml 200 प्लस 800 मिला दिया। फिर से क्या करेंगे बच्चों? N1 V1 बराबर N2 V2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 200 इज इक्वल टू N2 इंटू 1000, कितना है 5? अरे कितना है उधर 5? 1/5, 5 का मतलब 2 गुना N2 आ गया, 2 गुना 10 की घात माइनस 3, और जो N2 है वो किसके बराबर है? OH माइनस के बराबर है। तो बोलो पीओएच कितना है फाइनली? 3 में से लॉग 2.7, तो पीएच कितनी होगी? आंसर फिर से पीएच में करना है, 11.3, यानी पीएच 12 से होगी 11.3। पीओएच बढ़ा है तो OH घटा है, डाइल्यूट हुआ है, ठीक है, ऐसी बात। तो बेस हो N1 V1 बराबर N2 V2 लगा रहे हो, तो बेस के लिए पीएच काम नहीं करेगी, वो देगा पीएच, पूछेगा भी पीएच, लेकिन हमें पहले पीएच को किस में कन्वर्ट करना है? पीओएच में कन्वर्ट करना है। पीओएच से OH माइनस निकालना है, क्योंकि बेस से हमेशा OH माइनस ही आता है, और OH माइनस के लिए ही N1 V1 बराबर N2 V2 लगाना है। फाइनली OH माइनस ही आएगा, उससे पीओएच आएगा, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? पीएच। तो एसिड के लिए पीएच में बात करोगे और बेस के लिए पीओएच में बात करोगे। हाँ, आंसर पीएच में पूछ रहा तो 14 में से घटा देंगे फाइनली। क्लियर है बच्चों? तो ऐसी मिक्सिंग की बातें करें तो आप काम कर सकते हो। अगला पीएच का टाइप बोलिए। एम्फोटेरिक कहां से आ गई सीधी? एम्फोटेरिक सॉल्ट, उससे पहले वेरी वो नहीं लिया है या नहीं? कहां हो गया? अगला लिखिए, पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पीएच है, पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, pH of very dilute solution, very dilute solution, pH of a very dilute solution, very dilute solution। अब वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या बच्चों? बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझा रहा हूं। वेरी डाइल्यूट का मतलब है, होता क्या बच्चों, वेरी डाइल्यूट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी पहचान कैसे होगी? बच्चों जब अपन ये लिखते हैं कि 0.01 m HCl एक्वस सॉल्यूशन, सुनना मेरी बात,
ध्यान से, यानी HCl से H+ कितना आया, अरे जो जितना HCl होगा पूरा टूटेगा, जितना HCl होगा उतना H+ आएगा, ये H+ आया। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पानी भी तो होगा, और पानी भी तो इलेक्ट्रोलाइट है और टूटता है। कितना टूटता है आपको पता है? कितना टूटता है आपको पता है? पानी से, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी है, और पानी से भी H+ और OH दोनों आते हैं, H+ आया 10⁻⁷। तो बच्चों जब भी हम कोई भी एसिड या बेस लेते हैं तो सिर्फ एसिड वाला ही H+ लेके pH निकाल देते हैं, पानी को हमेशा इग्नोर मार देते हैं। क्यों इग्नोर मारते हैं पहले ये समझो, तब आपको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब समझ आएगा। एसिड से कितना आया, तो होना तो क्या चाहिए थ्योरेटिकली, तो कि नेट H+ कितना होना चाहिए 0.001 m प्लस 10⁻⁷ m, यानी 10⁻³ m प्लस 10⁻⁷ m कितना होगा 10⁻10 m, 10⁻³ m प्लस 10⁻⁷ m कितना हुआ 10 m। सुनो 10⁻³ m और 10⁻⁷ m डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जैसे बचपन में सीखे थे, देखो 10⁻⁻1 0.001 m, सुनो 0.001 m, और ये कितनी होगी 0.0000, टोटल जोड़ो तो 0.001। अब बताओ ये आया फाइनल H+, तो फाइनल H+ कितना है थ्योरेटिकली, H+ बराबर 1.001 इंटू 10⁻⁻3, और पानी को नहीं भी लेते तो भी कितना था 1 इंटू 10⁻⁻3। तो जब हम जनरल डिस्कशन करते हैं तो जो जनरल एसिड और बेस से जो H+ आता है और जो पानी से आता है, पानी से आने वाला वैल्यू उनकी तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए अपन इसको इग्नोर कर देते, नेग्लेक्ट कर देते, सिर्फ इससे निकाल लेते, क्योंकि जोड़ के भी अपन ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। 1.001 ही तो हुआ, क्योंकि इतना तो हम लॉग लेने में, इस अप्रोक्सीमेशन में उड़ा देते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपका एसिड इतना कमजोर हो कि एसिड ही 10⁻⁷ दे रहा हो, तब तो पानी से आने वाला गौर करेंगे ना। एसिड से भी वैल्यू इतनी घटिया आ रही है कि इसकी रेंज में है, तो उसको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और उस कंडीशन में क्या करना, अलग से एसिड के लिए पानी से आने वाला H+ 10⁻⁷ जोड़ना है, और बेस के लिए पानी से आने वाला OH जोड़ के फाइनल OH निकालना होता है। हमेशा ही निकालना चाहिए, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की पहचान क्या है कि जब किसी एसिड या बेस के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी पुअर हो, बहुत कम हो। कितनी कम, रेंज बता दूं आपको, 10⁻⁻⁵ -6 -7 -8 या और भी कम। जब किसी भी एसिड या बेस की पीएच नहीं, कंसंट्रेशन से ही H+ आएगा, कंसंट्रेशन इस रेंज की हो, ठीक है, तो आपका वो सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और उस कंडीशन में आपको पानी से आने वाले H+ को भी जोड़ना है। सर नहीं जोड़े तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। बच्चों मैं लिखवा दूं, पहले समझो। एक क्वेश्चन पूछा मैंने क्वेश्चन पूछा 10⁻⁸ m HCl एक्वस सॉल्यूशन, पीएच बताइए। बच्चे ने झट से सोचा कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन बराबर आ गया 10⁻⁸ और पीएच बराबर आ गया 8, और स्केल बनाई थी तो वहां हमने बोला था कि एसिड की पीएच 0 से 7 के बीच में रहेगी, 7 भी नहीं होगी। अरे हाँ या ना, एसिड की पीएच बेसिक रेंज में कैसे जा सकती। तो बच्चों वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है, पता कैसे चलेगा, या तो आपकी कंसंट्रेशन इस रेंज में हो,
कंसंट्रेशन बहुत कम हो, या किसी एसिड और बेस की पीएच निकालें और दिल को धक्का लगे, इसका मतलब आपने मिस्टेक करी है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी से आने वाले को जोड़ा नहीं। 10⁻⁻8 से H+ आया, लेकिन इसमें अगर आप पानी वाला जोड़ देते तो कम से कम इज्जत तो बच जाती। कैसे बचती देखो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं वेरी डाइल्यूट वाले कंसेप्ट के साथ करूं तो वेरी डाइल्यूट वाले कंसेप्ट में कुछ ही अलग नहीं करना। जब भी वेरी डाइल्यूट वाला केस हो तो जब नेट H+ निकालो ना तो पानी से आने वाला भी जोड़ देना। तो बोलो इसमें क्या करूं, इसी क्वेश्चन को मैं करूं तो बोलो HCl से कितना आया, इसमें तो कोई शक नहीं 10⁻⁻8 m, और पानी से कितना आया 10⁻⁻7 m, तो नेट H+ कितना आया, ऐड कर दो 10⁻⁻15। कितना हो गया बच्चों, इसको ऐसे जोड़ लो, देखो 10⁻⁻8 प्लस इसको ऐसा बोल दूं 10 × 10⁻⁻8। अरे 1 मिनट 10 का भाग नीचे लगा दिया, ऊपर नीचे 10 से गुणा भी कर दिया और भाग भी लगा दिया, है ना। अब बच्चों 10⁻⁻8 क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 10⁻⁻8, तो क्या आ गया देखो 10⁻⁻8 तो आ गया कॉमन, इसमें बचा 1, इसमें बचा 10, कितना हो गया 11 × 10⁻⁻8। तो बच्चों अब इसकी पीएच निकालो, पीएच बराबर क्या होगा 8 - log 11, और log 11 कितना होता है 1.03। तो बोलो 8 में से 1.03 गया, कितना आया 6.97। बात इज्जत में तो रहेगी। अरे एसिड की पीएच 7 से तो कम आ गई, चाहे जरा सी कम आई, क्योंकि एसिड की पीएच कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ रहे हो ना, पानी से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पानी से नहीं करते तो पीएच कितनी बोल देते 8, और अगर आप ऐसा बोल देते तो मैं यहां लिखूंगा पाप है। क्यों, किसी भी एसिड की पीएच कभी भी 7 से, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब यही है कि आपको जब भी लगे कि सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो जो भी आपका एसिड और बेस है उसके साथ में पानी से आने वाला भी H+ और OH जोड़ दीजिएगा, बात खत्म। बोलो क्लियर है क्या, तो लिखिएगा पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइडेंटिफिकेशन समझ गए, अरे पहचान समझ गए, कैसे पहचानोगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को, कैसे पहचानोगे, कंसंट्रेशन रेंज इस रेंज की होनी चाहिए, सांद्रता इस रेंज की होनी चाहिए, इस रेंज की कंसंट्रेशन है तो क्या आपका, तो आपका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसमें पानी वाला H+ जोड़ना है, इतना ही, बस इतना ही अलग से ध्यान रखना है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया ना कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप कर दोगे, और अगर आपके दिमाग में ये बात आई नहीं तो पहला ऑप्शन ही 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, चलो क्वेश्चन। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में करना क्या, सिंपल, पानी वाला भी ऐड करना, और करना ही पड़ेगा क्योंकि पानी वाला उस समय नेग्लेक्ट करने वाली वैल्यू में नहीं है, बल्कि कंसीडर करने वाली रेंज में। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन ये लिखिए, कैलकुलेट द pH of 10⁻⁻6 m बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन, 10⁻⁻6 m बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करके बतानी, पीएच कैलकुलेट करके बतानी। बोलो बच्चों, पीएच करोगे कि पीओएच, तो बताओ इससे OH- कितना आया, बेस से, बेरियम हाइड्रोक्साइड से OH- कितना आया,
मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग से OH माइनस निकालने के लिए क्या लो, उसकी हमेशा क्या ले लो, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बोलो क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻⁶। सीधा इससे कर लूं या कंसंट्रेशन इतनी कम रेंज की है कि पानी से आने वाला OH भी जोड़ूं। ये तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से आया भाई OH माइनस। पानी से कितना आता है, पानी से चाहे H+ हो चाहे OH हो सेम ही आता है, और वो 10⁻⁷ होता है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो नेट OH कितना हुआ, कितना होगा, 2 × 10⁻13 या 21 × 10⁻⁷। यस की नो, या क्या बोल दूं, 2.1 × 10⁻⁶। तो बोलो POH 6 माइनस log 2.1, log 2 30 और log 3 48, तो एक का होता 0.18 यानी 0.2 ले लो, तो 6 माइनस 0.32, 0.32 मतलब 5.68, लेकिन ये आंसर नहीं है, पीएच पूछा है, तो 14 माइनस 5.68 बोले तो 8.32। अब एक ऑप्शन 8.30 भी मिलेगा, आप बोलोगे सर इतने पास पास ऑप्शन दिए हुए, यहां 8.30 और 8.32 का अंतर है। पानी को साथ में लिया तो आएगा 8.32, नहीं आएगा 8.30। क्योंकि वैसे यहां 2 आता, ये 2.1 आया, तो ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पास पास ऑप्शन मिल सकते। ठीक है बच्चों, तो जब भी वेरी डाइल्यूट वाली कंसंट्रेशन मिले, कैसे पता चला सर आपको, कैसे पता चला, ये देख के, ये नहीं, ये देख के 10⁻⁻6 m वाली कंसंट्रेशन देख के अपने को पता चला। ठीक है, तो 6 7 8 9 आगे कितनी भी हो माइनस में हमेशा ऐड करना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये pH 4 pH pH 4 HCl aqueous solution 1 liter aqueous solution is diluted by 990 लीटर। 1 लीटर था, 999 लीटर और मिला दिया पानी। Then final pH, then after dilution pH कितनी होगी, पहले pH इतनी 1 लीटर विलियन, इसमें 999 लीटर पानी और मिला दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन की pH कितनी हो जाएगी। या ये एग्जाम आया क्वेश्चन है कि pH में चेंज कितना हो जाएगा, तो पहले pH कितनी है, फाइनली कितनी है, अंतर कर दोगे तो चेंज आ जाएगा। बताओ, डाइल्यूशन का केस हो गया N1V1 बराबर N2V2,
बताओ पीएच में चेंज कितना हो जाएगा? पीएच में चेंज कितना हो जाएगा? बोलो। देखो बच्चों, पहले पीएच कितनी, पहले HCl के लिए बात करें, बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। बोलो पहले कितनी, H प्लस 10⁻⁻⁴। वॉल्यूम यही हमारा N1 है, वॉल्यूम 1 लीटर। बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया, 999 मिला दिया 1 लीटर था, कितना हो गया 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो बोलो H प्लस बोलो 10⁻⁴ है, और H प्लस कितना होगा ये पता करना है HCl के लिए। आफ्टर मिक्सिंग HCl से H प्लस कितना आएगा, तो N1V1 बराबर N2V2 लगाओगे, वही पुरानी बात। और N2 कितना हो जाएगा, HCl की नई कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴ इंटू 1 बराबर N2 पता करना है, इंटू 1000। तो HCl की नई कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻, तो pH HCl से फाइनल इतनी होगी डाइल्यूशन के बाद। तो बोलो pH 7। पहले तो 10⁻⁻⁴ था, तो पानी से जोड़ने की जरूरत, लेकिन जब इसको 1000 गुना डाइल्यूट कर दिया, 1000 लीटर कर दिया, तो इसका H प्लस कितना हो गया 10⁻⁷। अब पानी की रेंज वाला हो गया। तो अब जब नई आफ्टर मिक्सिंग pH निकालूंगा, पहले तो pH 4 थी, आफ्टर डाइल्यूशन, अगर मेरे से पूछे आफ्टर डाइल्यूशन HCl से कितना आया, HCl से H प्लस, तो आप बिल्कुल सही हो, 10⁻⁷ हो गया। लेकिन इस कंडीशन में पानी को इग्नोर करोगे कि गौर करोगे, पानी से कितना आ गया 10⁻8 की 7, तो कितना हो गया फाइनली 10⁻14। तो फाइनल नेट H प्लस लोगे 2 इंटू 10⁻7, दोनों को ऐड करोगे, तो ये कितनी होगी pH 6.7। पहले कितनी थी 4, चेंज कितना हुआ 2.7। तो चाहे डाइल्यूशन करने की वजह से या पहले दिया हुआ डाटा उसकी वजह से, जैसे ही किसी एसिड की कंसंट्रेशन इस रेंज में पहुंच गई, तो हमें क्या करना है, पानी से आने वाले H प्लस और OH माइनस को इग्नोर नहीं करना है। इतनी सी बात है बस। बोलो क्लियर है क्या? तो ये थी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की pH। अगला बोलिए, अगला सॉल्ट की है। सॉल्ट की pH अपन पढ़ चुके बच्चों, सॉल्ट की। उसके अगला एम्फोटेरिक सॉल्ट और ज्वीटर आयन। बस इंडिकेटर की इंडिकेटर में बताएंगे। pH ऑफ मिक्सचर सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद स्टार्ट होगा। pH ऑफ मिक्सचर में क्या होगा, सब बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा, एम्फोटेरिक सॉल्ट भी बन सकता है, एसिडिक बफर भी बन सकता है, सिंपल बफर भी बन सकता है। अब तक की सारी pH काम आएगी। ओके, तो अगला लिखेगा pH ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्ट, उभयधर्मी लवण की pH। pH ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्ट,
और बच्चों एम्पोटेरी का मतलब क्या है? जो जान दे भी सकते हैं और जो H+ ले भी सकते हैं और H+ दे भी सकते हैं, है ना? दोनों को जो मिला के बात होगी वो वाली बात होगी। जैसे बच्चों HCO3 है, ये क्या है? ये दो कांड कर सकता है, H+ लेके H2CO3 बना दे और H+ देके OH- से रिएक्शन करके यानी ये एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है और बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, H+ ले भी रहा है और H+ दे भी रहा है। यहां पर ये किसकी भांति बिहेव कर रहा है? इस वाले में बेस और इसमें, तो ये क्या हुआ? और एम्पोटेरी की पहचान इतनी सिंपल है, एक बात बोलूंगा और आप एम्पोटेरी को दूर से पहचान जाओगे। पता है एम्पोटेरी की पहचान क्या है? सारे एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, याद है सॉल्ट के टाइप बताए थे? सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तो जितने भी एसिडिक और बेसिक सॉल्ट है वो एम्पोटेरिक होंगे, क्योंकि ये यही तो है NaHCO3। क्या ये और H दे सकता है क्या? तो ले भी सकते। तो जितने भी आपके एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट है वो एम्पोटेरी की पहचान है। तो एक तरीके से मैंने एम्पोटेरी की पीएच पूछी है, तो कौन से की पीएच होगी? पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्ट एज वेल एज पीएच ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों कितने टाइप के सॉल्ट्स की पीएच बता दी मैंने आपको? सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट में 4 टाइप थे, SASB, कौन कौन मिल रहा है उसके हिसाब से, SASB, WASB, SAWB, WW, वो तो सिंपल के ही 4 टाइप थे। तो सिंपल सॉल्ट के साथ ये जैसे ही पढ़ लोगे जो पॉइंट लगाया है, उससे आप एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की पीएच भी सीख लोगे। और एक फंडा बताऊंगा, आपको मजा आएगा कि सर ये पीएच तो सिंपल सॉल्ट से भी आसान है। तो लिखो एम्पोटेरिक सॉल्ट की पहचान, पहचान क्या? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या? कोई अलग एग्जाम्पल नहीं। एग्जाम्पल क्या? ऑल एसिडिक सॉल्ट एज वेल एज बेसिक सॉल्ट आर ऑलवेज एम्पोटेरिक सॉल्ट। सभी अम्लीय लवण एवं क्षारीय लवण उभयधर्मी लवण होते। सभी अम्लीय लवण एवं सभी क्षारीय लवण, गंजी में पढ़ा दूं क्या? सभी एम्पोटेरिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, सभी अम्लीय लवण एवं क्षारीय लवण जो है उभयधर्मी लवण होते हैं। कौन से होते हैं? उभयधर्मी लवण। ठीक है, देखो बच्चों इसकी पीएच का तरीका बता रहा हूं आपको। पीएच बहुत सिंपल है और मजेदार भी। इसके 2 एग्जाम्पल है। तो पहले एसिडिक सॉल्ट की पीएच समझते हैं। पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, एसिडिक सॉल्ट की पहचान तो पता ना, जो और H+ दे सकते। अब और H+ देने के लिए पहले आपको फॉर्मूला बताना कि कितने दे सकता था और कितने देगा, कितने दे सकता था, कितने दे दिए और कितने और बच्चे में। पहचान मैंने वहीं बता दी थी एसिडिक सॉल्ट में। ओके बच्चों, आपसे बोला 0.001 m। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कान में आके कि एसिडिक सॉल्ट है इसकी पीएच बताओ ना, वो तुम्हें जज करना पड़ेगा। 0.001 m NaHCO3 एक्वस सॉल्यूशन, पीएच बताओ। एंड आपको पता क्या दिया हुआ है? आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है मामू Ka1 और Ka2 की वैल्यू। Ka1 10⁻³ Ka 10⁻5। ठीक है बच्चों, ऐसा दिया हुआ है। अब ये सिंपल सॉल्ट नहीं है रे, वो वाला फॉर्मूला मत लगा लेना कि सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, सॉल्ट है सर, तो फॉर्मूला H+ = √KW। के ऊपर वाली बिल्डिंग में रहता है, Kb नीचे वाली में रहता है। समझ गए ना? वो नहीं लेना। तो पता क्या करना है?
इसकी पीएच निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या? जो भी एसिड है ना, ये जो एसिड है यहाँ NaHCO3, क्या ये और H+ दे सकता है? हाँ या ना? सर तभी तो है बच्चों, ये अब और H+ देगा तो वो H2CO3 का कौन सा K होगा? 1 2 है? अरे अगला जो H दे रहा है ये फर्स्ट डिसोसिएशन है कि सेकंड? सेकंड, K2 है। ठीक है, तो पता है इसकी पीएच क्या होगी? इसमें जो K का हमारा वो और भी पेलडो दोनों पी के लेके एवरेज ले लो, तो इसकी पीएच हो जाएगी वो गुण सोचो ही काम हमारे PK2 प्लस इससे जस्ट पहले वाला, खत्म। जो भी यहां पर एसिड है, वो जो अगला H देगा वो कौन से नंबर का है? वो वाला PK प्लस उससे ठीक पहले वाले दोनों का एवरेज ले लो, तो बोर भी हूं पहले बोर भी हूं पहले वाला। तो बोलो सीधा आंसर आ गया, बोलो क्या आया? पीएच क्या आई? 3 + 5/2 4। ओए, इसमें कहीं सी नजर आ रहा है? इसलिए बच्चों एम्फोटेरिक सॉल्ट की पीएच भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, चाहे 0.001 m लूं चाहे 0.1 m लूं। किसकी तरह? WaWb की तरह। और यह क्वेश्चन आपसे नीट में पूछेगा कि निम्न में से कौन से जलीय विलयन की सांद्रता बदलने से पीएच नहीं बदलेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन pH of the following aqueous solution will not change with concentration change? उसमें आपको 3 एग्जाम्पल ढूंढने, WaWb टाइप के सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, इन तीनों में से कोई सा भी होगा तो उनके फॉर्मूले में सी नहीं आ रहा, पीएच के फॉर्मूले में, और सी नहीं आ रहा मतलब सी पे डिपेंड है नहीं करता। या क्वेश्चन यूं मजे ले ले कि इसकी कंसंट्रेशन ये है, इसमें पानी मिला के इसको 1000 गुना डाइल्यूट कर दिया, अब पीएच निकालो। बच्चे फॉर्मूले लगा रहे हैं, एन डाइल्यूशन से पहले N1V1 बराबर N2V2, अरे काइकोल लगा रहा है N1V1 बराबर N2V2। ये कम बच्चों, सबसे पहले ये पहचानो कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये पहली पहचान होनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन WaWb है या एम्फोटेरिक सॉल्ट है, या हाँ एम्फोटेरिक में दोनों ही आ गए, एसिडिक और बेसिक है ना, तो या तो अगर सिंपल सॉल्ट है और उसमें WW है, या फिर एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, तो परेशान मत हो प्यारे, सी पर डिपेंड नहीं करता, सी पर डिपेंड नहीं करता। तुम्हारे हो गए वारे न्यारे, सीधा ही बोल दो जो पहले था, बोलो यस कि नो, क्योंकि इसके फॉर्मूले में केवल कौन है? पीके, यानी के। दुनिया बदले बदले कौन ना बदले, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिना ताप के। तो कंसंट्रेशन बदलने से क्या के बदलेगा? क्या के भी बदलेगा? के बदलेगा, K2 बदलेगा। अगला क्वेश्चन, इसकी पीएच निकालो। 0.0001 m Na2H4Si2O7। और पता आपको क्या दिए हुए? इसके सारे दिए हुए। अब नोटंकी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसे तो तुम सो जाओगे। इसके 6 दिए हुए, 6 K1 K2 K3, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही बनाना है। इसकी पीएच का फॉर्मूला ही बता दो तुम तो, पीएच बराबर, इतनी हेल्प कर देता हूं बच्चों, इससे H+ निकलेगा, वो कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। बच्चों 6 होते थे, 4 बचे है, 4 बची है, इको मतलब 2 निकल गया, तो अगला कौन से नंबर का निकलेगा? तीसरे का, और तीसरे का निकलेगा तो के बोर भी हूं पहले। समझे नहीं समझे?
जो भी अगला कंपाउंड दिया हुआ है उससे जो H निकलेगा, बनवारी शर्ट लेके आया तो क्लास चलेगी 12 बजे तक, और उससे पहले फोन आ गया तो उसी वक्त क्लास खत्म, क्योंकि फोन आने का मतलब बनवारी को शर्ट नहीं मिला। और अरे आई गया क्या? नहीं, ये वो नहीं, ये वो फोन नहीं, ये वो फोन नहीं है जिससे क्लास खत्म हो सकती है, ये किसी और का है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बहुत सिंपल है ना। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला बता दो, क्योंकि मुझे पता है आप जोड़ के 2 का भाग तो लगा सकते हो। बोलो अच्छा, चौंच बंद। और आपको क्या दिया हुआ है? ZrOH होल 4 के केबीज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए बेबीज? केबीज। बोलो चो, पीएच बोलो। बोलो, पहली बात तो इसका फॉर्मूला पीएच का नहीं होगा, वैल्यू तो पीएच निकाल लेंगे एवरेज करके 14 में से घटा के, बट फॉर्मूला किसका आएगा? पीओएच। पीएच का भी बना देंगे। पीओएच बराबर इससे जो ओएच निकलेगा वो कौन से नंबर का ओएच? कौन से नंबर का ओएच? कौन सा है? 4th। केबी 4th, तो ये आ जाएगा पी के बी 4+3 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी, तो ये क्या दिए हुए, ताकि एक्स की फॉर्म में आंसर लाना अपने को। तो क्या आ गया बोलो? PK3 क्या होगा? Z, और ये क्या होगा? W। ये गिवन आप, तो ये क्या होगा? Z प्लस, लेकिन बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा? PH, तो आंसर क्या होगा? 14 माइनस, बोलो क्लियर है क्या? तो ये हुई किसकी पीएच? एम्फोटेरिक सॉल्ट की। और बच्चों कोई भी हो, चाहे एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट, तो पीएच का फॉर्मूला आएगा। बोर भी पेलड़ो बोगुण सो चौथो और से जस्ट पहले वाला तीसरा, दोनों लेके एवरेज कर दो। ऐसी दोनों कंसंट्रेशन, ऐसी दोनों पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। तो बच्चों कौन कौन सी पीएच? पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0 है। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है? कौन कौन से? W, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। शायद इस पे न्यूमेरिकल तो शायद ही पूछे तुमसे प्री मेडिकल में, जेई पे तो कई बार क्वेश्चन आया इस पे। WA, WB टाइप सॉल्ट। ये 3 ऐसे हैं बच्चों, 3 ऐसे सॉल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी पीएच या जिनका H+ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कौन कौन? एम्फोटेरिक्स बोले तो एसिडिक बेसिक सॉल्ट, और सिंपल सॉल्ट का एक टाइप
कौन सा? WaWb टाइप सॉल्ट। सारे टाइप के पीएच कंप्लीट हुए इंडिविजुअली। अच्छा, डू यू नो गाइज व्हाट इज ज्वीटर आयन? बच्चों सुनो, थोड़ा सा फर्क है। एक होता है एम्पोटेरिक, सुनना, एम्पोटेरिक उभयधर्मी, और एक होता है एम्पोलाइट। पढ़ते हो बच्चों अपन बायोलॉजी में, एम्पोलाइट। क्या फर्क है दोनों में? मैं बता देता हूं। ऑल एम्पोलाइट आर ऑल एम्पोटेरिक्स, but all empathetic are not empolites. All Rajasthanis are all Rajasthanis are Indians, but all Indians are not Rajasthanis, because Bengalis are also there, है ना? तो गाइज तुम क्या मतलब मुझसे क्या जानना? मेरे चेहरे की तरफ इतनी आशावादी नजर से मत देखो प्लीज। ऐसे देख रहे हो कि भाई बता तो दे फाइनली क्या करने वाला है, किसकी चलेगी बताओ? आपको बता ही दिया था उस ऑर्डर में कि सबसे पहले किसकी चलेगी, खत्म, प्रायोरिटी ऑर्डर में बता दिया था। बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं क्लास। अरे यहां जाने के बाद एक क्लास और लेनी पड़ती, दो, एक तो मेरी क्लास लगती और एक मुझे, मेरी क्लास तो लगती तुम्हें पता ही है, और दूसरा 2 और शैतान खोपड़ी, उनको पता चल जाए ना कि आज पापा थके हुए हैं तो ज़्यादा मजे लेती है। कैसे कि पढ़ाएंगे तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाएंगे नहीं से फायदा मिलेगा। जब मेरा कल पढ़ाने का मन होगा तो बोलती आज हमारा मूड नहीं, क्यों कल आपका नहीं था। उनको हमेशा लॉजिक चाहिए। चलिए, तो एम्पोटेरिक और एम्पोलाइट में और ज्वीटर आयन की पीएच के बारे में देख लो। फिर बच्चों सारे टाइप की पीएच के मिक्स के ऊपर एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। वीक एसिड भी बन के दिखाऊंगा, वीक बेस भी, सॉल्ट भी, सिंपल सॉल्ट भी। ले आए क्या? कुछ क्लास नहीं लगी क्या तेरी? अरे बनवारी, ओ बनवारी बी, माहौल क्या था? गरम थोड़ी था, नॉर्मल ही था ना बेटी। चलो, एम्पोटेरिक और एम्पोलाइट, फर्क क्या है बच्चों? एम्पोटेरिक तो मैंने बता दिया, एम्पोलाइट क्या होता है? ये तो बच्चों क्या होता है, जैसे ये था, ये एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन इसमें क्या, ये एट ए टाइम एक से करता है। मतलब या तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा या बेस से कर सकता है, लेकिन ये सिंगल मॉलिक्यूल एक साथ दोनों को नहीं हैंडल कर सकता। और ये पट्टा एक ही मॉलिक्यूल एक तरफ किसी और से कर रहा है, एक साथ दोनों से, ऐसा होता है। ऐसा एम्पोटेरिक मॉलिक्यूल एम्पोलाइट होता है। और एग्जांपल बता देता हूं बच्चों, आपके सारे एमिनो एसिड्स एम्पोलाइट्स होते। अच्छा कैसे बताए? उनमें पता क्या होता है, फर्क समझाता हूं। जैसे एम्पोलाइट एमिनो एसिड है, आप जानते हो लंबी चेन होती है और एक तरफ COH होता है और एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कोई एमिनो एसिड है, एक को C टर्मिनल बोलते हैं, एक को N टर्मिनल बोलते हैं। नाइट्रो एमिनो जिस तरह होता है उसको N टर्मिनल बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बनती फिर इसके जुड़ने से है। अरे NH2 नाइट्रोजन एटम जिस साइड होता है उसको N बोलते हैं, जिसको N बोलते हैं, और जिस तरफ कार्बन C बोलते हैं। चलो इससे अपने कोई लेना देना नहीं। अब पता बच्चों क्या होता है इस मॉलिक्यूल में, क्या खास बात है? इसी एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक दो तरह के ग्रुप जुड़े होते हैं। तो पता है इसके पास H+ आया तो ये H+ ले रहा है अमोनिया अपने लोन पेयर से। H+ लेना क्या है? एसिड की बेस, और इधर कोई OH- आ गया तो ये अपना H+ दे रहा है, H+ दे रहा है। तो दोनों के भांति काम करेगा। इसके पास कुछ एसिडिक ग्रुप भी होते हैं जो एट ए टाइम, देखो ये अलग है, ये उसी वक्त बेस से रिएक्शन कर रहा है, उस वक्त ये एसिड से कर रहा है, दोनों साइड से रिएक्शन हो सकती है। हेलो, हाँ
हाँ नहीं, क्लास में है, क्लास में, क्लास लग रही है। हाँ आधी घंटा और। तेरी माँ का फोन था छोरी। तो क्या बोला कि ये एक साथ दोनों से रिएक्शन कर सकता है, एक साथ दोनों से। इसके पास एसिडिक बेसिक दोनों अलग ग्रुप होते, ये दोनों से ये भी कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकता। ये एक साथ, एक साइड में किमी और होने लग रहा है और उसका दूसरा एंड किमी और करने लग रहा है। एक साथ एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक ग्रुप अलग होते हैं, बेसिक ग्रुप अलग होते हैं, लेकिन दोनों से रिएक्शन ये भी कर रहा है, दोनों से रिएक्शन ये भी कर रहा है, तो ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, लेकिन ऐसे एम्फोटेरिक को एम्फोलाइट कहते हैं। और बच्चों पता है क्या, एक पीएच ऐसी होती है जिस पर ये खुद से ही, खुद के एसिडिक ग्रुप से ही एच निकल के खुद वाले पे जुड़ता रहता है, बाहर के किसी की जरूरत नहीं, घर का घर में ही। उस पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। और उस कंडीशन पर जो ये आयन बनता है उसको ज्विटर आयन कहते हैं। समझ गए? ऐसे कंपाउंड के लिए एक ऐसी पर्टिकुलर पीएच होती है जिसके ऊपर इसका एसिडिक पार्ट H+ देता है, बाहर के किसी को नहीं, खुद के ही बेसिक पार्ट को। तो जैसे ऐसे दिया, पता है इसका क्या रूप बन जाएगा, इसको बोल देंगे अपन CCC डबल ओ नेगेटिव, COOH एक ही दिया है, NH2 और इसने ले लिया NH3+। ये ज्विटर आयन, इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। बच्चों ये ज्विटर आयन है, दुनिया का पहला ऐसा आयन है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। नाम आयन है लेकिन न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है, पूरा देखो ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूरे आइटम पे क्या है, तो दुनिया का पहला ऐसा आयन है जो न्यूट्रल है। और बच्चों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या, कि जो C से C, A से A, कैटायन कैथोड की ओर जाते हैं, एनायन एनोड की, और न्यूट्रल किसी और नहीं जाते। ठीक है, तो जब वो पीएच आएगी उस समय ये कंपाउंड खुद का घर में ही ले लेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर ये पॉजिटिव होता तो कैथोड की ओर जाता, और इसकी इस मूवमेंट को बोलते हैं कैटाफोरेसिस, कैटा कैथोड की ओर गमन। और अगर ये एनायन होता, एनोड की ओर जाता, एनाफोरेसिस। और दोनों को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों में से कोई सा भी हो, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज, इसको बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगा। और जिस पीएच के ऊपर ऐसा होगा, उस पीएच पर न तो ये एनोड की ओर जा रहा है न कैथोड की ओर जा रहा है, इसलिए इस पीएच का नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। जिस पीएच के ऊपर ये घटना होगी इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, सम विद्युत पीएच। इस समय पोटेंशियल सेम हो गया, और जब कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाती है तो उस पर चार्ज मूवमेंट नहीं करता, तो इसलिए इस पीएच का नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। और बच्चों अगर पीएच इस पीएच से कम है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से एसिडिक है, तो सॉल्यूशन में क्या ज्यादा अवेलेबल है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर तो ये न्यूट्रल हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर तो या इसी, तभी इसको ज्विटर बोलेंगे, हमेशा नहीं ज्विटर बोलेंगे। और ज्विटर हमेशा न्यूट्रल होता है, ये बायोलॉजी की बात है बच्चों सारी, ये सारा न्यूट्रल होता है और इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता। विद्युत कण संचलन बोलते हैं इसको हिंदी में, विद्युत कण संचलन नहीं होगा, न ये एनोड की ओर जाएगा न कैथोड की ओर जाएगा। किस पीएच पर? मान लीजिए इसके लिए ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 6, कुछ भी हो सकती है 6। तो बच्चों अगर मैं इस कंपाउंड को, ये एम्पोलाइट है, एम्पोलाइट को जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे रख देते हैं तो वो ज्विटर बन जाता है, हमेशा नहीं। अगर इस पीएच मान लीजिए ये 6, तो इसके अलावा पीएच अगर 5 रख दी मैंने, इसको पीएच 5 वाले में डाल दिया या पीएच 7 वाले में डाल दिया, तो ये एम्पोलाइट तो है लेकिन ज्विटर आयन। ज्विटर आयन तो तब कहते हैं जब खुद पे उठ के आ जाए।
नाम आयन है न्यूट्रल। ठीक है, अब बच्चों 3 केस होंगे इस कंपाउंड के लिए। पहला केस कि जिसके अंदर रखा है वो पीएच आपकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में ये ज्वीटर आयन बन जाएगा, ज्वीटर आयन बन जाएगा। बोलो, और ये किस और गति करेगा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं दर्शाएगा। लेकिन बच्चों अगर आपने जो पीएच ली है वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से कम है, न्यूट्रल पीएच 7 नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जैसे इसके लिए 6 थी, आपने 5 वाले में डाल दिया उस एम्पोलाइट को, तो पता है इस कंडीशन पे ये क्या करेगा, इस कंडीशन पे केस फर्स्ट तो मैंने बता दिया, केस सेकंड, उस कंडीशन में ओवरऑल पीएच कैसी है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से एसिडिक, एसिडिक है ना, कम का मतलब, एसिडिक का मतलब वहां पर क्या ज्यादा अवेलेबल है, H+ की OH- H+ आयन। तो उस कंडीशन में पता क्या होगा, ये जो आपका कंपाउंड था ना, सुनना ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं वो भी सुन लेना। माध्यम में मेरे पास H+ अवेलेबल है, तो बच्चों 2 घटना होगी, ये तो टूटेगा ही नहीं। क्यों, समान प्रभाव, वीक एसिड्स एसिडिक मीडियम में टूटते, लेकिन ये क्या बेस, ये माध्यम वाला जो H+ है इसको ये ले लेंगे तो क्या बन जाएंगे, अमोनियम आयन। तो नेगेटिव आयन इन पे जनरेट नहीं हुआ, माध्यम वाला H+ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो बताओ ये क्या बन गए, कैटायन की एनायन, अरे धनायन की ऋणायन है, कैटायन। इस कंडीशन में कैटायन बन जाएंगे, और कैटायन बन जाएंगे तो किस और गति करेंगे, अरे कैटायन C से C, तो इसको क्या बोलेंगे, कैटाफोरेसिस, कैथोड की ओर गमन करेंगे। तो बोलो क्वेश्चन आता है बच्चों कि यदि किसी प्रोटीन को उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से कम पीएच पर डाला जाए तो वो किस और गति करती है, कैथोड की ओर। रीजन बताया, क्योंकि उस कंडीशन में जो भी एमिनो एसिड होगा उसका एसिडिक पार्ट कॉमन आयन इफेक्ट, ये क्यों नहीं दे रहा H+, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण नहीं दे रहा, लेकिन बेसिक वाला H+ ले लेगा तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैटायन हो गया, कैथोड की ओर गमन करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस दर्शाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 टाइप का होता है, कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस। ये कौन सा है, कैटाफोरेसिस। अगर बच्चों तीसरा केस जो मैंने पीएच ली है वो ज्यादा है किससे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से। जैसे मान लीजिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 6 है, मैंने इसको 7 ले लिया, 7 ले ली मान लो फॉर एग्जांपल, तो कंडीशन में क्या होगा देखना, मान लीजिए ये, इस कंडीशन में क्या होगा, ये बेसिक मीडियम है इनके लिए, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से ज्यादा होना मतलब बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम पे क्या अवेलेबल है, OH-, और OH- में ये जल्दी से क्या देंगे, कौन सा प्रभाव, विषम आयन प्रभाव, अनकॉमन आयन इफेक्ट। अनकॉमन आयन इफेक्ट, अनकॉमन आयन इफेक्ट से जल्दी से ये क्या देगा, अरे ये जल्दी से क्या देगा, H+, और H+ और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और H+ दे दिया तो इसमें क्या आ गया, नेगेटिव, और यहां H+ है ही नहीं तो ये क्या लेंगे, ले नहीं सकते। ये भी बेस है, OH- भी बेस है, बेस बेस आपस में रिएक्शन, तो ये वाला अनटच रहेगा। COOH जल्दी जल्दी अपना H निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैटायन की एनायन, ये एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनायन नेगेटिव आयन, और एनायन में कन्वर्ट हो गए तो एना फोरेसिस दर्शाएंगे, एनोड की ओर मूवमेंट दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब समझो प्रोटीन का जो मूवमेंट है उनके लिए न्यूट्रल पीएच पहले दिमाग में बिठाना 7 नहीं होती,
उनके लिए मेन पीएच कौन सी होती है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। वो हर एक प्रोटीन की अपनी अपनी पीएच होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से कम पीएच है तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा, और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से ज्यादा है तो एनायन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट और अनकॉमन आयन इफेक्ट से बता दिया। अब बच्चों इसकी पीएच कैसे निकालते? इसकी पीएच तुम सारे भूल जाओ, बस इसे एक बालक को 1 सेकंड के लिए बता दूं कैसे निकालते हैं ज्यूट्राइन की पीएच। तुम्हारे लिए ज्यूट्राइन सिर्फ थियोरेटिकल स्टेटमेंट, वो भी बायोलॉजी में बन सकता है एनसीईआरटी से कनेक्ट करके कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है, ज्यूट्राइन क्या होता है, एम्पोलाइट क्या होता है, एम्पोलाइट एम्पोटेरिक से किस तरीके से डिफरेंस है। ज्यूट्राइन ये है, इस पीएच पे प्रोटीन को डाला तो प्रोटीन किधर मूवमेंट करेगी, है ना। एस की पीएच कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए ये मेरे को कोई ज्यूट्राइन दे रखा है, ज्यूट्राइन की पीएच पूछते हैं मेरे साथ। और इसके सारे K1, K2 सारे डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए हुए, K1 2 3 4, ठीक है। और आपको दर्शा रखा है ये आयन दिया आपको, और आपसे पूछा एग्जाम में कि इसकी पीएच का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। और पूछ लिया K1 + K2/2 या जो भी फॉर्मूला दे दिया। अब बच्चों चाहे एम्फोटेरिक हो चाहे एम्पोलाइट हो, है तो एम्पोटेरिक, और एम्पोटेरिक की पीएच का फॉर्मूला बोर्बियू पेल्डो। तो बताओ कितने डिसोसिएशन इसने कर दिए? अरे इसका एक H इधर जा चुका, दूसरा जा चुका। अब अगर H निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? अब अगर इसका H+ निकलेगा तो वो कौन सा निकलेगा? K3। तो पीएच क्या होगी? बोर्बियू पेल्डो पीएच हो जाएगी pKa3 pKa2। इस तरीके से सेम वही फंडा जो अपन एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के लिए निकाला था कि ये कौन से नंबर का फर्दर डिसोसिएशन शो करेगा, बोर्बियू पेल्डो। तो आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो ज्यूट्राइन की, ठीक है, ज्यूट्राइन की। बच्चों एक बात बताओ, मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं कि कोई प्रोटीन अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर है, उसके साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट कर दिया जाए तो साइटोप्लाज्म के डाइल्यूट करने से या प्रोटोप्लाज्म को डाइल्यूट करने से या प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो क्या होता है तुम्हारा ऑस्मोसिस, कौन से साइड का दो ट्रैक होता है ना, एंडो ऑस्मोसिस कर दिया जाए और सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाए, फूल जाए, तो बताइए जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है उसके एक्वस सॉल्यूशन की या उस प्रोटीन की पीएच या प्रोटीन का मूवमेंट पहले किसी और नहीं हो रहा था, अब बताइए एनोड की ओर होगा कैथोड की ओर? किसी और ही नहीं होगा, क्योंकि पहले किसी और नहीं हो रहा था, मतलब ज्यूट्राइन था, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच थी। और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच डाइल्यूशन पर डिपेंड, क्योंकि ये एक एम्पोटेरिक पीएच है और एम्पोटेरिक पीएच जो है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इस पर क्वेश्चन बच्चों एम्स के अंदर आया हुआ है, बट अब तो हट गया, इस लेवल का पूछ भी नहीं सकता नीट के अंदर। बट प्रोटीन जो होती है ना आपकी सेल के अंदर, सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी प्रोटीन, आपको पता है जब भी प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से अलग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ना हो। अलग करने का तरीका क्या है जानते हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोड कैथोड लगा के सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल है उनको अलग अलग करते हैं। सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनल को अलग अलग करने के जो टेक्निक है उसके अंदर एक तरीके से ये भी होता है एनोड कैथोड लगा के अलग अलग करो। तो उस समय ध्यान ये रखते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म से प्रोटीन का आइसोलेशन कर रहे हो तो आपके साइटोप्लाज्म की पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर, बहुत तरह की प्रोटीन होते हैं, बहुत तरह के एमिनो एसिड होते हैं, सबके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए आपको एल्बुमिन प्रोटीन अलग करना है अंडे से, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि एल्बुमिन प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है। उस पीएच के अलावा कोई भी पीएच रख के एनोड कैथोड लगा के आप एल्बुमिन को कलेक्ट कर सकते हैं।
तो प्रोटीन आइसोलेशन जब करते हैं किसी भी सेल ऑर्गेनल या साइटोप्लाज्म से, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं।